डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोग के लिए सुरक्षात्मक तत्व है जल, इसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ। मतलब जल क्या है, जल की हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता होती है और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, जल कितने प्रकार का होता है, जल की शुद्धिकरण की कौन कौन सी विधियां हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं। ठीक है, जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद जीवित प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जल की ही आवश्यकता होती है। सभी प्राणियों के शरीर में जल की कुछ ना कुछ मात्रा अवश्य ही रहती है। मनुष्य भोजन के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है। और जल की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। ठीक है, देखिए 50%, 60%, 70%, 90%। राइट आंसर क्या होगा? तरल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित जल का 70%, ठीक है, 70% तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। ठीक है, शरीर में उपस्थित जल का 70% तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है और शेष बचा हुआ भाग, जो 70 के अलावा 30% बचा हुआ भाग है, वो कोशिका के बाहरी द्रव्य में उपस्थित रहता है, यानी कोशिका के बाहरी द्रव्य में उपस्थित रहता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल कोशिकाओं का पोषण करने और उनमें उपस्थित अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से विसर्जित करने में मदद करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत भाग जल से निर्मित होता है। ठीक है, 60%, 65%, 70%, 80%। राइट आंसर क्या है? 65%। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर के कुल भार का 65% भाग क्या है, जल से निर्मित होता है। मांसपेशियों में जल की मात्रा कितनी होती है? 10%, 50%, 80%, 65%। राइट आंसर क्या है? 80%, यानी कि 80% हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो जल द्वारा ही निर्मित होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, सी है, मांसपेशियों में जल की मात्रा होती है 80%। दांत, वसा युक्त ऊतकों तथा अस्थियों में जल की मात्रा कितनी होती है? 10% होती है। अस्थियों और दांतों में जल की मात्रा कम इसलिए होती है क्योंकि इनमें चयापचय की क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जल के क्या कार्य हैं? शरीर निर्माणक, पोषक तत्वों के हस्तांतरण में, स्नेहक के रूप में। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जल का कार्य होता है, शरीर निर्माण के लिए होता है, पोषक तत्वों के हस्तांतरण के लिए होता है और स्नेहक के रूप में होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा भी जल के और कौन कौन से कार्य हैं वो मैं बता देती हूँ। वस्तुओं को घुलनशील बनाने में, ताप नियंत्रक के रूप में, शरीर के वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने में और नाजुक अंगों की सुरक्षा देने में भी शरीर जल के प्रमुख कार्य हमारे शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवशोषण किए हुए ग्लूकोज का शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ठीक है, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। राइट आंसर क्या होगा? जल। अवशोषण किए हुए ग्लूकोज का शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य जल करता है, यानी कि पानी करता है। जल प्राप्ति के साधन कितने हैं? देखिए 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? शरीर में जल प्राप्ति के साधन 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पेय पदार्थ के रूप में, ठीक है, भोज्य पदार्थों में उपस्थित जल, और तीसरा है ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त जल। जो पेय पदार्थ के रूप में हमें जल प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे देखिए, पानी के रूप में जो हम पानी पीते हैं, जल, ठीक है,
चाय, कॉफ़ी, शरबत, जलजीरा, सूप आदि के द्वारा हमें जल की प्राप्ति होती है। और सेकंड है भोज्य पदार्थों में उपस्थित, जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनमें भी जल उपस्थित होता है। और तीसरा क्या है, ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त जल। तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से भी जल उत्पन्न होता है, जिसे हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। ठीक है, राइट। अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितने ग्राम जल प्राप्ति होती है? ठीक है, 1 ग्राम, 0.6 ग्राम, 1.5 ग्राम, 0.9 ग्राम। राइट आंसर क्या है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 0.6 ग्राम जल की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने ग्राम जल की प्राप्ति होती है? 1.07 ग्राम, 0.6 ग्राम, 0.41 ग्राम। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.07 ग्राम 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से जल की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 0.6 ग्राम, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 1.07 ग्राम और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 0.41 ग्राम जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के गुर्दों से प्रतिदिन लगभग कितने लीटर जल फिल्टर होता है? 50 लीटर, 100 लीटर, 180 लीटर, 150 लीटर। राइट आंसर क्या है? 180 लीटर एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के गुर्दों से यानी कि किडनी से प्रतिदिन जल फिल्टर होता है। कितना होता है? 180 लीटर। इस जल का 99% रक्त द्वारा अवशोषित हो जाता है और 1/2 से 2 लीटर पेशाब के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शरीर में जल की कमी हो सकती है, किसके द्वारा हो सकती है? अतिसार होने पर, शरीर जल जाने पर, रक्तस्राव होने पर। उपरोक्त सभी कारणों से शरीर में जल की कमी हो सकती है, क्योंकि देखिए अतिसार में भी हो जाता है, जल की कमी हो जाती है, जल जाने पर भी शरीर में जल की कमी हो सकती है और शरीर के द्वारा अधिक रक्तस्राव हो जाता है तो उसके द्वारा भी हमारे शरीर में जल की कमी हो सकती है। जब शरीर में जल की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो इस स्थिति को ऋणात्मक जल संतुलन कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऋणात्मक जल संतुलन क्या है? तो जब शरीर में बहुत ज़्यादा जल की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को हम ऋणात्मक जल संतुलन कहते हैं। जब शरीर में ली गई जल की मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? धनात्मक जल संतुलन कहते हैं। इस स्थिति में जल ऊतकों में एकत्रित हो जाता है और यह रोग एडिमा कहलाता है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, पैर में स्वेलिंग आ जाती है, जल एकत्रित होने के कारण ही पैर में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि उसका निष्कासन नहीं हो पाता है। निष्कासन न हो पाने से ऊतकों में जल इकट्ठा होने लगता है, इसलिए इस स्थिति में एडिमा रोग हो जाता है। ठीक है, तो जब स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में तो एडिमा रोग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन की रक्त में अत्यधिक कमी होने पर रसाकर्षण सामान्य नहीं रहता है, इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊतकों में द्रव्य भरना, एडिमा होना, उपरोक्त ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त ए और बी। प्रोटीन की रक्त में अत्यधिक कमी हो जाती है जिससे क्या होता है? ऊतकों में द्रव्य भरना और एडिमा रोग हो जाता है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। शरीर में पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, किसी किसी के हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की रक्त में अत्यधिक कमी होती है जिसके कारण शरीर के ऊतकों में द्रव्य भरना शुरू हो जाता है और एडिमा रोग हो जाता है। अगला देखिए, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने गिलास जल लेना आवश्यक होता है? 2 से 5 गिलास,
5 से 7 गिलास, 6 से 8 गिलास, 10 से 15 गिलास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 8 गिलास सामान्य व्यक्ति को जल लेना आवश्यक होता है। लेकिन ये जलवायु पर डिपेंड करता है। अगर सर्दी का सीज़न है तो अलग मतलब क्वांटिटी हो जाएगी, गर्मी का अगर सीज़न है तो अलग क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, वैसे एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 6 से 8 गिलास अवश्य ही जल लेना चाहिए। गर्म वातावरण एवं क्रियाशीलता में भी इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी का सीजन है या जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं तो उनको भी जल की अधिक आवश्यकता होती है। एक कम क्रियाशील व्यक्ति को 1 मिलीलीटर जल प्रति आवश्यक कैलोरी की मात्रा के बराबर होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी लेता है तो उसे प्रतिदिन 2100 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर 2100 कैलोरी ले रहा है तो उसको 2100 मिलीलीटर जल की भी आवश्यकता होगी। शरीर में कितना जल कम हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? 40%, 20%, 70%, 65%। राइट आंसर क्या है? शरीर में 20% अगर जल की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? 96.9, 43.7, 99.27, 45%। राइट आंसर क्या है? 99.27% लार में जल की मात्रा होती है। जल का अणु सूत्र क्या है? CO2, O2, H2O, Al। राइट आंसर क्या है? H2O। H2O जल का अणु सूत्र होता है। जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के, ठोस अवस्था के लिए, बर्फ और गैसीय अवस्था के लिए भाप या जल वाष्प के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में जल के रूप में जानते हैं हम लोग, ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में जानते हैं और गैस अवस्था में भाप के रूप में या जल वाष्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। पानी जल अम्लीय सतहों पर किस रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में, गैस के रूप में, बर्फ के रूप में और क्रिस्टलीय द्रव के रूप में, तरल क्रिस्टल के रूप में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरल क्रिस्टल के रूप में पानी अम्लीय सतहों पर पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। भारी जल का सूत्र क्या है? H2O, D2O, CO2 और O2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? D2O। राइट आंसर हो जाएगा D2O। H2O तो शुद्ध जल का होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा D2O। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 से 8.5 के मध्य, 6, 9 और 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 8.5 के मध्य में रहता है शुद्ध जल का pH मान। राइट आंसर हो जाएगा A। WHO के अनुसार शुद्ध जल का pH मान 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, ये किसके अनुसार है? WHO के अनुसार है। जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग हो सकता है? कैंसर, लीवर फाइब्रोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा होती है तो कैंसर भी हो सकता है, लीवर फाइब्रोसिस भी हो सकता है और हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेयजल में 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक की उपस्थिति एक हद तक सुरक्षित मानक बताया है। ठीक है, इससे अधिक होने पर ये असुरक्षित होता है। पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने से कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस, कीटोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोराइड की जल में अधिक मात्रा होने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। बोतल बंद पानी को किससे उपचारित किया जाता है? ओजोनीकरण,
परावैगनीकरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, उपरोक्त सभी के द्वारा, राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी के द्वारा बोतलबंद पानी को उपचारित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ओजोनीकरण के द्वारा किया जाता है, परावैगनीकरण के द्वारा किया जाता है और रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा भी बोतलबंद पानी को उपचारित किया जाता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 3:1, 2:1, 1:1, 2:2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3:1, मतलब राइट आंसर हो जाएगा 2:1 के अनुपात में, मतलब 2:1 शुद्ध जल और हाइड्रोजन का कितने अणु होगा, 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु होगा तो 2:1। राइट आंसर हो जाएगा बी। शुद्ध जल का मतलब अणु सूत्र क्या होता है, H2O होता है। शुद्ध जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का रासायनिक यौगिक है। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला देखिए, धरातलीय जल के स्रोत क्या हैं, तालाब, नदी, झीलें, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। धरातलीय जल है तो तालाब, नदी, झीलें, ये सब क्या है, धरातलीय जल के स्रोत हैं। अंतः स्थल जल के स्रोत क्या हैं, गहरे एवं उथले कुएं, ट्यूबवेल, आर्टिजन कुएं, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है, ये उपरोक्त सभी। वर्षा के जल का कुछ भाग पृथ्वी पर तथा शेष भाग कहाँ रहता है, कुआं व झील, तालाब, भूमि के अंदर स्थित कच्ची या पक्की चट्टानों में, उपरोक्त सभी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। जल स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, पृष्ठ स्रोत, भूमिगत स्रोत, उपरोक्त ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी कि पृष्ठ स्रोत और भूमिगत स्रोतों में विभाजित किया गया है। जल प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं, देखिए, वर्षा का जल, धरातलीय जल, ऊपरी सतह का जल, पृथ्वी की भीतरी सतह या अंतः स्थल जल, और लास्ट है आपका समुद्री जल, यानी कि समुद्र से जो जल प्राप्त होता है वो समुद्री जल कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, जलधाराएं, परिबद्ध जलाशय, कुआं, ट्यूबवेल। राइट आंसर क्या है, परिबद्ध जलाशय कृत्रिम झील का दूसरा नाम है। जल धाराओं को रोककर बनाई गई कृत्रिम झील को परिबद्ध जलाशय कहते हैं। जल शुद्धिकरण की कितनी विधियां हैं, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है, 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। जल शुद्धिकरण की प्राकृतिक विधि कौन सी है, देखिए, वाष्पीकरण तथा संघनन, संग्रह तथा स्थिरीकरण, वायु, धूप और ऑक्सीकरण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये प्राकृतिक विधियां हैं। ठीक है, उपरोक्त 3 के अलावा 2 विधियां और भी हैं, जैसे नदियों और स्रोत के जल से स्वतः शुद्धिकरण हो जाता है क्योंकि जल बहता रहता है। ठीक है, और भूमि द्वारा जल का छनना। उपरोक्त 5 विधियां हैं जो जल की प्राकृतिक विधि हैं शुद्धिकरण के लिए। जल शुद्धिकरण की कृत्रिम विधि कौन कौन सी है, वाष्पीकरण विधि, उबालने की विधि, तलछटीकरण विधि और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वैसे जो उबालने की विधि है ये जल शुद्धिकरण की प्राकृतिक विधि भी है और कृत्रिम विधि, दोनों के अंतर्गत आता है। कृत्रिम विधि के अंतर्गत 2 और हैं, स्कंदन विधि, वायु द्वारा जल का शुद्धिकरण, अथवा बातन और अवशोषण। ठीक है, जल में कितने प्रकार की कठोरता पाई जाती है, जल में 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, देखिए, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, 2 प्रकार की कठोरता पाई जाती है जल में। जल में जो अस्थायी कठोरता होती है उसको हम उबाल कर दूर कर सकते हैं। देखिए, जल को जब हम उबालेंगे तो अस्थायी कठोरता आसानी से दूर की जा सकती है। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है,
स्थायी कठोरता में कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में कपड़े धोने का सोडा बहुत ही अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। इसके अलावा सोडा या चूने का मिश्रण भी मिलाया जा सकता है, उसके द्वारा भी हम लोग इसकी दूर कर सकते हैं स्थायी कठोरता को, या परम्यूटेड विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? परम्यूटेड विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को भी दूर किया जा सकता है। एग्जाम में आ सकता है कि जल की स्थायी कठोरता को किस विधि द्वारा दूर कर सकते हैं, तो परम्यूटेड विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? लकड़ी का कोयला, फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, चूना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी का कोयला जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधि के अंतर्गत नहीं प्रयोग करते हैं। फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर और चूने का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधि के अंतर्गत कौन कौन से हम एजेंट प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि है क्लोरीन, फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को हम लाल दवा भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट, इसी को तूतिया कहते हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, और आयोडीन का भी बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करके जल को शुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि क्या है? उबालना, तनुकरण, अवसादन, उपचयन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उबालना जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि है। उबालने से जल में अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जल में घुली गैसें निकल जाती हैं और अनेक घुलित लवण अवक्षेपित होकर तली में बैठ जाते हैं, जिससे जल क्या होता है? पीने योग्य हो जाता है। उबालना घरेलू स्तर पर शुद्ध करने की सर्वोत्तम विधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर से बच्चों एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर पूरा पढ़ लीजिए, स्किप मत करिएगा, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में मैंने इंक्लूड किए हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विधियों द्वारा जल को शुद्ध करने के विभिन्न उपायों के कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। घरेलू विधियों का बता रही हूँ मैं, 3 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन सी हैं? भौतिक विधियां, यांत्रिक विधियां और रासायनिक विधियां, ठीक है। 3 विधियां हैं। जल शुद्धिकरण की भौतिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? उबालना, आसवन विधि, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि जल की भौतिक विधियां कौन कौन सी हैं? उबालना है, आसवन विधि है और अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो कि जल को शुद्ध करने में मदद करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए जल को क्या कहते हैं? शुद्ध जल, अशुद्ध जल, मीठा जल, खारा जल। राइट आंसर क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। आसवन विधि द्वारा जो जल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। इस विधि में किस तरह से हम लोग करते हैं मैं बताती हूँ। इस विधि में जल को उबाला जाता है, उबालने से बनी भाप एक बर्तन में एकत्र कर ली जाती है। इस विधि में जल की अशुद्धियां उबलने वाले बर्तन में ही रह जाती हैं, ठीक है। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए जल को ही अशुद्ध जल कहते हैं। अशुद्ध जल उत्तम कोटि का शुद्ध जल होता है, जिसका प्रयोग औषधियों के विलायक के रूप में किया जाता है। इस विधि द्वारा सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस जल में लवण वगैरह नहीं होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं कुछ, ठीक है। तो ये सिर्फ दवाइयों के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सीमित मात्रा में इसका हम बना सकते हैं अशुद्ध जल को, ठीक है। क्योंकि वाष्प बनती है, फिर वाष्प इकट्ठा होती है, उसके द्वारा फिर जो जल प्राप्त होता है उसी को हम अशुद्ध जल कहते हैं। ये क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ औषधियों के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अशुद्ध जल का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? देखिए, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, पीने में, दवाओं में। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दवाओं में अशुद्ध जल का हम प्रयोग करते हैं। घर पर शुद्ध पेय जल प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? जल का अवक्षेपण करना, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा उबालना, क्लोरीनीकरण। राइट आंसर क्या होगा? घर पर शुद्ध जल करने की सर्वोत्तम विधि है उबालना। 4 घड़ों का प्रयोग जल शुद्धिकरण की किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? रासायनिक विधि के, यांत्रिक विधि के, भौतिक विधि के, वाष्पीकरण विधि के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक विधि के अंतर्गत 4 घड़ों का प्रयोग किया जाता है। एक स्टैंड में 4 घड़े लगा दिए जाते हैं, ठीक है। इस विधि में यह विधि कहाँ पर प्रचलित है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित होती है। इसमें क्या होता है, कोयले का चूरा एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। स्टैंड पे 4 घड़े रख दिए जाते हैं, फिर कोयले का चूरा रखा जाता है। ऊपर के 3 घड़ों के तली में एक छोटा सा छिद्र कर दिया जाता है। सबसे ऊपर के घड़े में अशुद्ध पानी भर दिया जाता है। सबसे जो ऊपर का घड़ा होता है उसमें क्या करते हैं? अशुद्ध पानी भर देते हैं। दूसरे घड़े में कोयला पीस कर रख देते हैं। तीसरे घड़े के ऊपर की ओर बालू तथा नीचे की ओर कंकड़ अथवा बजरी रख देते हैं। प्रत्येक छिद्र में छोटी रुई लगा देते हैं, जिससे क्या है, पानी टपकता जाता है, ठीक है। पानी टपक टपक के जब नीचे आ जाता है, सबसे ऊपर के घड़े का जल धीरे धीरे शेष घड़ों से होकर गुजरता है तथा नीचे घड़े में एकत्रित होता रहता है। इस विधि से जल में तैरती हुई आकुलित अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और पानी पीने योग्य हो जाता है। पहले के टाइम पे इस विधि से करते थे, लेकिन आज के टाइम पे इतना कोई नहीं करता है। आज के टाइम पे बहुत सारे फिल्टर आ गए हैं। फिल्टर के द्वारा ही हम लोग यांत्रिक विधि के अंतर्गत फिल्टर का आजकल प्रयोग करते हैं। आधुनिक समय में जल को शुद्ध करने के लिए किस यांत्रिक साधन का प्रयोग करते हैं? 4 घड़ों का, पाश्चर चैम्बरलेन फिल्टर का, वर्कफील्ड फिल्टर का। उपरोक्त बी और सी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त बी और सी यानी कि पाश्चर चैम्बरलेन फिल्टर और वर्कफील्ड फिल्टर के द्वारा हम आजकल जल को शुद्ध करते हैं। पाश्चरलेन फिल्टर तथा वर्कफील्ड फिल्टर में लगी सिलेंडर का निर्माण क्ले तथा पोर्सलिन मिट्टी से किया जाता है, ठीक है। पाश्चर चैम्बरलेन फिल्टर और वर्कफील्ड फिल्टर में जो सिलेंडर लगे होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्ले तथा पोर्सलिन मिट्टी से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सिलेंडर ही जल को शुद्ध करते हैं। देख, आप लोगों ने देखा होगा घर में जब फिल्टर लगा होता है उसमें सिलेंडर टाइप का लगा होता है, वो किस चीज का बना होता है? क्ले तथा पोर्सलिन मिट्टी से बनाया जाता है। उसी के द्वारा ही जल शुद्ध होता है। जल शोधन की रासायनिक विधियां कौन सी हैं? अवक्षेपण विधि, कीटाणुनाशक पदार्थों का उपयोग करके, यांत्रिक उपकरणों द्वारा। उपरोक्त ए और बी द्वारा। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त ए और बी द्वारा, अवक्षेपण विधि द्वारा और कीटाणुनाशक पदार्थों का उपयोग करने के द्वारा विधि द्वारा जल शोधन की रासायनिक विधियां प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अब जल शुद्धिकरण की जो अवक्षेपक विधि है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इस विधि में क्या करते हैं? जल शुद्ध करने के लिए अशुद्ध जल में फिटकरी डालने से जल में निलंबित पदार्थ अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी सी हम लोग फिटकरी उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे जितनी सारी गंदगी होती है वो क्या होती है? तली में बैठ जाती है, ठीक है। इस जल में थोड़ी मात्रा में चूना भी मिला दिया जाता है तो जल पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। अवक्षेपण के उपरांत छानकर इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड क्या था? जो कीटाणुनाशक पदार्थों का उपयोग करके भी जल को शुद्धिकरण किया था। तो कौन कौन से कीटाणुनाशक पदार्थ हैं जिनके द्वारा हम जल शुद्ध कर सकते हैं? इस विधि में जल शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को हम लाल दवा कहते हैं, तूतिया अथवा कॉपर सल्फेट, आयोडीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन आदि का प्रयोग करके जल को शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है।
पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? गांवों में तालाबों व कुओं के पानी शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन का कहाँ प्रयोग किया जाता है? यह एक कीटाणुनाशक गैस होती है। प्रायः सार्वजनिक जल आपूर्ति संस्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं जहाँ से पानी आता है हम लोग के घरों में, उन टंकियों में जल शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। और क्लोरीन की गोलियां भी आती हैं, उनका भी जल शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। शुद्ध जल कौन सा होता है? वायु रहित, रंग रहित, स्वाद रहित, नाइट्रोजन रहित। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध जल नाइट्रोजन रहित होता है। कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं? लौह लवण, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। राइट आंसर क्या है? कैल्शियम लवण घुले होते हैं कठोर जल में। जल में अघुलित अशुद्धियों को दूर करने के किस विधि का उपयोग किया जाता है? उबालकर, आसवन द्वारा, छानने की क्रिया द्वारा, अवक्षेपण विधि के द्वारा। देखिए, अघुलित अशुद्धियों को दूर करना है ना, तो किस क्रिया द्वारा करेंगे? छानने की क्रिया द्वारा हम लोग जल को शुद्धिकरण कर सकते हैं। जल की घुलित अशुद्धियों को अलग करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का, लाल दवा का, तूतिया का, क्लोरीन का। राइट आंसर क्या है? फिटकरी का प्रयोग करते हैं। जो घुलित अशुद्धियाँ होती हैं, जब हम जल में फिटकरी डालते हैं तो वो क्या होती हैं? तली में बैठ जाती हैं। फिर उस छान कर हम उस जल का उपयोग कर सकते हैं। अघुलित जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको कैसे करते हैं हम लोग? छान कर प्रयोग करके अघुलित अशुद्धियों को निकाल सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? देखिए, नदी में, समुद्र में, बरसात में, कुओं में। राइट आंसर क्या है? कुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? धुआं, औद्योगिक अपशिष्ट, डिटर्जेंट, अमोनिया। राइट आंसर क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं जो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत होते हैं। जल प्रदूषण से होने वाला रोग कौन कौन सा है? ग्वाइटर, पोलियोमाइलिटिस, अमीबीपेचिस, सिलिकोसिस। देखिए, जल प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है बेटा। तो ग्वाइटर होता है, पोलियोमाइलिटिस होता है, अमीबीपेचिस होता है। ये क्या है? जल प्रदूषण द्वारा फैलने वाले रोग हैं। और सिलिकोसिस क्या है? ये जल द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। ये क्या है? ये सिलिकोसिस फेफड़ों की एक जटिल बीमारी होती है जो सिलिका के रूप में सूक्ष्म कण सांस के साथ फेफड़े में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। अब दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं वो मैं बता रही हूँ। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पोलियोमाइलिटिस, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, पेचिस, डायरिया, हैजा, अमीबाइटिस, हेलमेंथिक आदि हैं। ठीक है, इन सब के बारे में मैं अलग वीडियो आपको बना के बताऊंगी कि यह किसके द्वारा होता है, जीवाणु, कौन सा जीवाणु होता है जिसके द्वारा ये रोग फैलते हैं। इन सब के बारे में मैं अगला वीडियो आप लोग को बना के लेके आऊंगी, तो आप लोग देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? मल के रूप में, मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? क्योंकि गर्म जलवायु हो तो पसीना बहुत आता है, तो उस रूप में क्या है? जल का निष्कासन अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।